हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, जैसा कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जो लेखपाल की परीक्षाएं पिछले साल में हुई थी, दोस्तों उससे संबंधित सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की हम श्रृंखला करा रहे हैं। दोस्तों जो लेखपाल परीक्षा है उसमें 4 पार्ट पूछे जाते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं: हिंदी, सामान्य जानकारी, गणित और ग्रामीण परिवेश। तो दोस्तों जैसा कि हम पहली श्रृंखला में एक सब्जेक्ट का हिंदी यानी कि हिंदी के जितने भी प्रीवियस पेपर थे दोस्तों हम सारा करा चुके हैं। आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लास देख लीजिएगा। दोस्तों देखिएगा कि हिंदी की जो लेखपाल संबंधित जितनी भी पिछले सालों में परीक्षाएं हुई हैं हम सारे पेपर करा चुके हैं। प्रीवियस पेपर दोस्तों प्रथम जैसे 2015 में 2 पेपर हुए थे, चकबंदी के भी 2015 में हुए थे, 2008 में, फिर 2008 में जिलेवार के प्रथम और सेकंड, ये सारे पेपर दोस्तों हिंदी के हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम सामान्य जानकारी से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको एक एक करके हम करेंगे। तो दोस्तों प्रथम पाली का हम कर चुके हैं, द्वितीय पाली का कर चुके हैं। जो राजस्व लेखपाल के थे दोस्तों, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में हुई थी, प्रथम पाली वो भी कर चुके हैं दोस्तों। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 द्वितीय पाली का भी हम कर चुके हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आज चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 जिलेवार जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, सामान्य जानकारी में 25 प्रश्न पूछे, सॉरी दोस्तों 25 नहीं, राजस्व चकबंदी में 25 पूछे गए थे, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है 15 प्रश्न पूछे गए थे सामान्य जानकारी के। यानी कि जो चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 में जिलेवार हुई थी उसमें दोस्तों प्रत्येक पार्ट में 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ भी 15 प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम इस क्लास को एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रदर्शन करेंगे, पेश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास को हमने एक खास तरीके से डिजाइन करा है दोस्तों। ये एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी और एक स्पेशल क्लास साबित होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 प्रथम पाली जिलेवार परीक्षा सामान्य जानकारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 15 प्रश्न। तो सामान्य जानकारी के 15 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 15, ठीक है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, आज इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपको आज इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। देखो प्रश्न नंबर 1, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। देखिएगा दोस्तों, केसर क्रोकस सैटिवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य से होता है। दोस्तों जो केसर है वो किस पौधे के पुष्प की जो वर्तिका से प्राप्त होती है? देखिएगा, क्रोकस सैटिवस, ठीक है दोस्तों। क्रोकस सैटिवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। तो दोस्तों ए इज द राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, ध्यान लगाकर देखिएगा। बताइएगा दोस्तों इन प्रश्न के आंसर क्या होंगे, बताइए जल्दी से। देखिएगा, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें किस राज्य में होता है? केरल। किस में होता है? केरल, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी कहाँ पे है दोस्तों? केरल, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है? केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कहाँ है दोस्तों? केरल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में। और दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा है? केरल। और दोस्तों 2 क्वेश्चन और बता देते हैं हम इसी में। जो लिंगानुपात सबसे कम है किस राज्य में है? सबसे कम हरियाणा में दोस्तों। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार। कौन सा है? बिहार, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिएगा, केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? दोस्तों बताइएगा, केरल राज्य के लोक नृत्य कौन से हैं? देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं? कथकली और मोहिनी अट्टम। दोस्तों केरल राज्य के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? इसका बताइए आंसर क्या होगा? ओणम। तो दोस्तों केरल राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मसालों का सर्वाधिक उत्पादक
राज्य केरल में होता है। लिंगानुपात में सर्वाधिक राज्य केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल। केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल राज्य के प्रमुख त्योहार ओणम। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला देखिएगा हमारे अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगले प्रश्न है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। दोस्तों जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे बताइएगा। देखिएगा कौन कौन से हैं, देखिएगा हम इधर बताते हैं। हाँ दोस्तों ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखो, बुर्जिला दर्रा कौन सा है, बुर्जिला दर्रा। और दोस्तों कौन सा है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल। और दोस्तों पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। दोस्तों कौन सा है, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक दर्रा और था, काराकोरम दर्रा। कौन सा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम। तो दोस्तों देखिएगा काराकोरम दर्रा जो पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पे है, लद्दाख में। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये काराकोरम दर्रा अब लद्दाख में आ गया, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं 2019 में। ठीक है, तो हमारा ये काराकोरम दर्रा है जो लद्दाख में आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा हमारे प्रश्न क्या थे। जम्मू कश्मीर का जो दर्रे थे हमने करा चुके हैं दोस्तों, क्या क्या थे। जम्मू कश्मीर के बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और काराकोरम दर्रा पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों, लद्दाख में। ठीक है, चलिएगा दोस्तों देखिएगा हमारा अगले प्रश्न क्या है। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तवी नदी। कौन सी, तवी नदी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न क्या है, पोंगल। पोंगल दोस्तों बताइएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों, बताइएगा। तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है, ये त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अनुच्छेद 35A बताइएगा, अनुच्छेद 35A। देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 35A में क्या है और अनुच्छेद 370 में क्या है। तो दोस्तों देखिएगा अनुच्छेद 35 और 35A और 370 हम आपको चर्चा डिटेल से बताएंगे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे दोस्तों। आपको वीडियो पूरा देखना है, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चीज़ें आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के बिल्कुल एकदम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और हम आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी आई लगेगी, और अच्छी लगी तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से हम क्लासें लाएँ। तो देखिएगा अनुच्छेद 35A किसके बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं बता दूं कि साल 1954 में, जो हम 35 के बारे में दोस्तों करते हैं, 35A, अनुच्छेद 35A। ठीक है दोस्तों, साल 1954 में क्या हुआ था दोस्तों, एक अध्यादेश जारी किया था नेहरू जी द्वारा, एक अध्यादेश जारी किया था। तो दोस्तों उसमें क्या था, जो धारा 335A है, उसमें एक प्रावधान किया गया था, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति, जो जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ना तो नौकरी कर सकता है, क्या, ना तो नौकरी कर सकता है, ना ही वहाँ कोई मकान खरीद सकता है, ना दोस्तों वहाँ भूमि खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, ना भूमि खरीद सकता है, ना किसी प्रकार की संपत्ति खरीद सकता है। बाहरी व्यक्ति ना जमीन खरीद सकता है दोस्तों। और देखिएगा जो राज्य सरकार द्वारा वहाँ की जो संचालित संस्थाओं में, वहाँ पढ़ाई भी नहीं कर सकता है, वहाँ शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकता है। और दोस्तों और देखिएगा, आपको बता दें कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला भारत के किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर लेती है, तो उस महिला को जम्मू कश्मीर से नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी कर लेती है, तो जम्मू कश्मीर की महिला की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा हमारी हमने किस पर चर्चा की, 35A। अब हम 370A पर चर्चा करते हैं दोस्तों। 370A में क्या है, चलिएगा हम अगली स्लाइड में आपको बताते हैं। 370 देखिएगा दोस्तों, 370 में क्या है। तो दोस्तों 370 में क्या था कि धारा 370 के प्रावधान के अनुसार जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य था। क्या था, विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा था। ठीक है दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा था। धारा 370 के प्रावधान के अनुसार, धारा 370 के प्रावधान के अनुसार संसद को जो जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों देखिएगा जो 370 था ना जो जम्मू कश्मीर में, उसमें जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, वो कुछ ही पहलुओं पर जो कानून बनाने का अधिकार रखती थी, बाकी के पे नहीं। तो देखिएगा किस किस पर बनाने का उसको अधिकार था। जो कानून रक्षा पर था, विदेशी मामले पर था
और दोस्तों संचार के विषय के कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र राज्य सरकार अनुमोदित चाहिए। यानी कि केंद्र अगर कोई भी कानून वहां पर लागू करना चाहती है, अगर कोई कानून प्रावधान लाती है, तो सबसे पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी थी। राज्य सरकार की क्या दोस्तों वहां अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार, अगर जम्मू कश्मीर में केंद्र को अगर कोई भी अध्यादेश जारी करना है या कोई भी कानून लागू करना है, तो इसकी अनुमति राज्य सरकार से लेनी पड़ती थी, क्योंकि सीधे वहां पर लागू नहीं कर सकते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा जो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, इसका अपना अलग संविधान और अलग झंडा था। यानी कि दोस्तों अलग संविधान था इसका, इसमें कोई भारत का, इंडिया का जो अधिकार था, जो कानून थे, नहीं लगते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या हुआ था कि 5 अगस्त 2019 को जो 370 धारा थी वो उसको हटा दिया गया और 35A को भी हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या था कि 370 को भी हटा दिया गया और 35A को हटा दिया गया। अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, पूरे भारत में कानून चलेगा और 35A भी हटा दिया गया है। अब कोई भी भारत का नागरिक वहाँ रह सकता है, जमीन खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है, हमारे राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया गया है, बताइएगा। राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हिंद महासागर, अरब सागर, सिंधु, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगे, जो पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, तो आ रहा है ना सिंधु। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा जो राष्ट्रगान था उसको कब अपनाया गया था, तो दोस्तों देखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, बताइए कब गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, पटना, कटक, उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों कटक। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कटक में। दोस्तों बताइएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित है। इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों, स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी 23 अप्रैल 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 23 अप्रैल 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, बताइएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली। कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान कहाँ पर है, ये भी दोस्तों नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा दोस्तों, बताइएगा। ये होगा दोस्तों पटना, बिहार में। कहाँ होगा, पटना, बिहार में। ये दोस्तों करंट का आज सवाल है, जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो पटना, बिहार में स्थापित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थित हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद, नई दिल्ली, पटना, गोरखपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैदराबाद। देखिए प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद है। इसकी स्थापना दोस्तों, स्थापना बताइएगा। इसकी स्थापना 26 अगस्त और 1982 में की गई। कब, 1982 में, 26 अगस्त 1982 में की गई। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा मानव शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा पाई जाती है, बताइएगा। इसका आंसर मूत्र में, रक्त में, हृदय में, पसीने में। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मूत्र में। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो बताइएगा दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। किस नदी के किनारे, त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं होता है, बताइएगा दोस्तों। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं आयोजित होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जैसा मैं बता दूं कि जो कुंभ मेला है वो
हरिद्वार में भी लगता है, प्रयागराज में भी आयोजित होता है, उज्जैन में भी आयोजित होता है, नासिक में भी आयोजित होता है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो कुंभ मेला है कहाँ कहाँ पर लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। और दोस्तों इसमें और प्रश्न भी पूछ लेता है। देखिएगा, जो हरिद्वार है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो पवित्र गंगा नदी है उत्तराखंड में। और दोस्तों जो प्रयागराज है त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती। और उज्जैन कहाँ पर है दोस्तों? एमपी क्षिप्रा नदी। ठीक है दोस्तों। और नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र। गोदावरी महाराष्ट्र। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक चारों जगह लगता है। हरिद्वार कहाँ पर है दोस्तों बताइएगा? ये उत्तराखंड में है हरिद्वार, ठीक है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और उज्जैन एमपी में है क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? दोस्तों बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? बताइएगा, सूर्य और चंद्रमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सूर्य ग्रहण को। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। और ये सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन, ठीक है दोस्तों। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। और किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। चलिएगा दोस्तों, इसके अगले चर्चा करते हैं इसी पर। देखिएगा, आप ट्रिक से समझाएंगे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखो, ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है, ये दोस्तों पृथ्वी है, दोस्तों ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। अब देखिएगा दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों देखो हम आपको बता दें कि जब पृथ्वी और सूर्य, जब पृथ्वी यानी कि पृथ्वी चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा का दिन। और दोस्तों इसको ट्रिक से हम समझ लेते हैं, शाम, SA, दोस्तों यहां देखिएगा, SAM, शाम। तो दोस्तों सूर्य, अर्थ और मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई? पृथ्वी। तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए चंद्रमा, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। इसको भी हम ट्रिक से देखो इधर समझते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण देखिएगा, सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण की हम ट्रिक बता देते हैं, समा। तो दोस्तों बीच में क्या आता है? चंद्रमा। ये हो गया सन, ये हो गया मून, और ये हो गई दोस्तों अर्थ, EARTH। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया? सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तब होता है क्या दोस्तों? सूर्य ग्रहण। और अमावस्या के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? इसकी ट्रिक है दोस्तों, देखिएगा, शाम, यानी कि सन, अर्थ, और ये हो गया मून। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, बीच में क्या आ गई? पृथ्वी। यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा दोस्तों? चंद्र ग्रहण। और ये होता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, प्रश्न नंबर हमारा देखिए 8 है। क्या बोल रहा है? निम्न में रबी की फसल कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चना। रबी की फसल कौन सी है? चना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो खरीफ फसल और रबी की फसल में अंतर क्या है? देखो, ये है खरीफ की फसल, ये है रबी की फसल। देखो अंतर क्या है, और देखो इसका बुवाई का टाइम क्या है, कटाई का टाइम क्या है। ठीक है, इसका मौसम के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम अगली स्लाइड में करते हैं दोस्तों इसकी फसल की कौन कौन सी फसल होती है। देखो खरीफ की फसल, उसका मौसम है मानसून के आगमन से शुरू होता है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ तक चलता है। यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है उससे मानसून के आने से पूर्व, और जो शीत ऋतु है जो जाड़े के मौसम से पूर्व, ये इसको बोया जाता है। यानी कि इसका मौसम है जून जुलाई से लेकर जो बोई जाती है। जो खरीफ की फसल की बुवाई का समय है जून और जुलाई, और कटाई का है अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसी प्रकार रबी की फसल, इसका मौसम है शीतकालीन के प्रारंभ से शुरू होता है तथा ग्रीष्मकाल के आगमन तक। तो दोस्तों इसका मौसम है यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये बुवाई होती है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको समझ आ रहा है। तो हमारे ये आपका जो शिक्षा 24 प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचकदार होगा। और आज दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा
जो रबी की फसल हैं, वो रबी की फसल कौन कौन सी देखो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, मसूर, आलू। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, मसूर, आलू, बरसीम, मूली, गाजर, ठीक है। और खरीफ की फसलें कौन सी हैं, धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, ज्वार, तिल, ठीक है। धान, मक्का, तिल, कपास, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है, बताइएगा कौन सबसे छोटा महासागर है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया आर्कटिक महासागर, डी। देखिएगा दोस्तों, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा एवं उथला महासागर है। यह महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुवीय सागर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। दोस्तों हमारे प्रश्न तो 15 आए थे इसमें, लेकिन आज हमने क्या करा है, जो जिनसे रिलेटेड प्रश्न थे, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और अच्छी तरीके से डिजाइन कराए दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है, यानी कि दोस्तों कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा है। देखिएगा कौन सा है इसका राइट आंसर, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र भारत देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र क्या है, भारत की आर्थिक राजधानी है। यह देश के पश्चिम भाग में स्थित है। गुजरात इसकी सीमा पर है, गुजरात इसकी सीमा पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइएगा दोस्तों कौन सा है, कान्हा, गिर, चिम और काजीरंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना उत्तराखंड में हुई। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, यूके। और इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों 1936 में, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा इसका जो पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली, लेकिन दोस्तों इसको वर्तमान में क्या है, रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा इसका नाम हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है, दोस्तों बताइएगा कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है। पहले दोस्तों हम आगे चर्चा कर लेते हैं, तब आपको बताएंगे इस प्रश्न को। देखिएगा दोस्तों, सार्क देश, जो सार्क देश है वो दोस्तों 8 देशों का संगठन है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये 8 देश हैं दोस्तों, जो सार्क देश में 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों आइए अब देखिएगा कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। बांग्लादेश है, मालदीव है, चीन है, श्रीलंका है। दोस्तों बताइएगा इसमें चीन कहीं है, चीन नहीं है। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया क्या, बताइएगा क्या हो गया, चीन। चीन इसका सदस्य देश नहीं है। बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा, इसका मुख्यालय क्या है, काठमांडू, काठमांडू, नेपाल। कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा कहाँ पे है मुख्यालय, काठमांडू, नेपाल। नेपाल, ठीक है, आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 13। इसरो का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है बताइएगा, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया सी, बेंगलुरु, ठीक है दोस्तों। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। पूरा नाम क्या हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, बेंगलुरु, कर्नाटका। चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न नंबर 14। भारत की अग्रणी जांच एजेंसी कौन सी है, NIC, CBI, CIA, CIA, DIAR। तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा क्या है, इसका होगा दोस्तों CBI, CBI बी द राइट आंसर, CBI, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की अग्रणी जांच एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सर जॉन कैलफर्सन, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, चलो दोस्तों इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको हम बताएंगे आंसर को। चलिए देखिएगा, देखिए दोस्तों, हम आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले भी क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों देखिएगा इनका आंसर क्या है, देखिएगा बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, लॉर्ड क्लाइव। कौन है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव,
ठीक है दोस्तों। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग, ठीक है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों, विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग। तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर हो गए लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। चलिएगा अब देखिएगा उस प्रश्न का आंसर क्या है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे सारे। ठीक है दोस्तों, और आज हम इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करके लिए आपके सामने लाए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों। इस कमेंट करके बताइएगा, हम इसी प्रकार से और सारी क्लास लेके आए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत जोरदार तरीके से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा, ये अपना शिक्षा 24/7 आप ही का परिवार है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारे जो भी जितने भी आने वाले वीडियो हैं, क्लासेज हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और दोस्तों इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक ये है, इसकी लिंक हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप यहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे PDF नोट्स सब आपको उपलब्ध होगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों